नमस्कार और बच्चों, कैसे हो? मैं राम रतन द्विवेदी, आपका अपना घर का मास्टर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल क्वेश्चन इससे एक आता ही है। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, दोनों में आपको फायदा मिलेगा। तो केमिकल काइनेटिक्स के बाद अगला जो चैप्टर है वो रेडियो एक्टिविटी है, इससे रिलेटेड है, फर्स्ट ऑर्डर। सो हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, क्योंकि देखिए क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स है तो इसमें जो है 2 लेक्चर में अपने को केमिकल काइनेटिक्स खत्म करना है। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन मोल्स, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। केवल जरूरी नहीं है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ही हो, चेंज इन मोल्स भी हो सकता है, चेंज इन प्रेशर भी हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकता है। पर यूनिट टाइम जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। क्या भाई बात समझ में आ रही? जैसे ए से अगर बी रिएक्शन हो, जैसे सपोज ए से बी रिएक्शन है, T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन ए नॉट है, इसका 0 है। T इक्वल टू टी पे अपन ए नॉट माइनस एक्स और एक्स लिखते हैं। यहां पे अपन लिखेंगे माइनस, 2 टर्म आएंगे, माइनस डेल ए बाई डेल टी और प्लस डेल बी बाई डेल टी। रिएक्टेंट के साथ माइनस, प्रोडक्ट के साथ प्लस। माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्टेंट घट रहा है और पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि प्रोडक्ट बढ़ रहा है। सो माइनस डेल ए बाई डेल टी को बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी ए के घटने का रेट, और इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ये देखो, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अगर यहां से माइनस डेल ए बाई डेल टी आप निकालो तो आएगा माइनस डेल ए का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेक करो फाइनल, फाइनल कितना है? ए नॉट माइनस एक्स, सॉरी फाइनल ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट बाई फाइनल टाइम माइनस 0, तो ये आएगा एक्स बाई टी। चेक कर लो भाई, डेल बी बाई डेल टी जो आएगा वो आएगा x माइनस 0 बाई टी माइनस 0, दिस इज x बाई टी। यानी माइनस डेल ए बाई डेल टी और डेल बी बाई डेल टी यहां आपको क्या दिख रहा है? सेम, सेम दिख रहा है। इसका मतलब जिस रेट से ए घटेगा उसी रेट से बी बनेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ए से रिएक्शन बी है, यानी 1 मोल से 1 मोल जा रहा है, इसलिए ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं। लेकिन हमेशा ऐसा हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। देखिए अगर हम रिएक्शन चेंज कर दें, अगर अपन रिएक्शन चेंज करें, सपोज 3a से रिएक्शन 2b हो जाए और t इक्वल टू 0 पे a नॉट, ये 0, t इक्वल टू t पे लिखिएगा a नॉट माइनस 3x और 2x। यहां से माइनस डेल a बाई डेल टी जो आएगा, माइनस बाहर है, ये फाइनल है, माइनस इनिशियल बाई टी माइनस 0, तो ये आएगा आपका 3x बाई टी। चेक कर लीजिए। इसी तरह अगर डेल बी बाई डेल टी की बात की जाए, सो यहां से क्या आएगा भाई? 2x बाई टी। यानी देखो जिस रेट से ए घट रहा है उसी रेट से बी नहीं बन रहा, देख लीजिए। यानी ए का अपीयरेंस और बी का ए का डिसअपीयरेंस और बी का अपीयरेंस का अलग अलग है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस क्या हो रहा है? अलग अलग। ऐसे सोचो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे रिएक्टेंट बहुत सारा
किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट कई सारा हो सकता है, प्रोडक्ट कई सारा हो सकता है, लेकिन रिएक्शन तो बाबू एक ही है। चेक कर लो, अगर रिएक्शन एक ही है तो रिएक्शन का रेट भी एक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्शन का रेट अलग अलग हो। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी के 3 पार्टनर हैं, उस कंपनी के 3 पार्टनर हैं, क्या तीनों का परसेंटेज अलग अलग है? 20%, 30%, 50%, ऐसे कुछ करके परसेंटेज मान लीजिए ऐसे। तो होता क्या है कि अगर परसेंटेज अलग अलग है, लेकिन अगर किसी को मीडिया के सामने कंपनी का टर्नओवर बताना है, तो बताओ पूरी कंपनी का टर्नओवर बताएगा या अपना परसेंटेज बताएगा? भाई तीनों से बात करोगे तो एक ही आंसर आएगा कि भाई कंपनी का जो टर्नओवर है वो इतना है। क्या भाई समझ आ रहा है? यानी कंपनी तो एक है, पार्टनर कई सारे हैं। इसी तरह रिएक्शन एक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कई सारे हैं। तो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का डिसअपीयरेंस अपीयरेंस का रेट अलग हो सकता है, लेकिन रिएक्शन का रेट एक ही होगा। रिएक्शन का रेट एक ही होगा। क्या भाई बात समझ में आ रही? अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाए तो इसमें क्या किया जाए कि एक ही आंसर, चाहे ए के रेस्पेक्ट में रेट निकालो, चाहे बी के रेस्पेक्ट में रेट निकालो, रेट का आंसर सेम आना चाहिए। तो तरीका क्या होता है देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई, देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। चेक करो, देखो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ appearance of product divided by stoichiometric coefficient। मतलब क्या हुआ? देखिए मतलब इसका ये हुआ कि देखो अगर अपन बात करें कि रिएक्शन 3A से B 2B है, इसी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन थी 3A से 2B। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल ए बाई डेल टी, ये क्या है आपका? ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बराबर होगा ये देखिए, और इसकी वैल्यू x/t आएगी। चेक करके देख लो। यानी किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आप रेट लिख सकते हो। रिएक्शन का रेट एक होगा, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए रिएक्शन है, सो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना, वो पता क्या होगा? -1/3 डेल ए बाई डेल टी, 1/2 डेल बी बाई डेल टी। यहां माइनस लगाना पड़ेगा, रिएक्टेंट है ना बेटा, इक्वल टू 1/5 डेल सी बाई डेल टी। ये देखिए, ये सब रेट ऑफ रिएक्शन होगा। चेक कर लो, क्लियर? यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या आया बनके, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये आया कि अगर रिएक्शन N1A प्लस N2B से N3C प्लस N4D हो तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा -1/N1 डेल ए बाई डेल टी, 1/N2 डेल बी बाई डेल टी, 1/N3 डेल सी बाई डेल टी, 1/N4 डेल डी बाई डेल टी। ये देखो, क्लियर? जहां पे आपको डेल ए
डेल बी, डेल सी एंड डेल डी, ये क्या है, आर द चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या है भाई ये, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इट इज वैलिड ओनली फॉर होमोजीनियस प्रोसेस। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह लिखना केवल होमोजीनियस प्रोसेस के लिए ही वैलिड है। अगर यहां हेट्रोजीनियस आ गया तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे होगा अभी बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये है कि द रेट ऑफ appearance of ammonia in the following reaction is 3.2 into 10 की पावर minus 2 moles per liter per second, then the rate of disappearance of H2 and the rate of reaction R। ये देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस, ठीक है। देन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन आपको ये दिए N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये सब पूछा नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा अभी बताया जाएगा, केवल बेसिक है। पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भाई आपका क्या मानना है वो आप जानो, मेरा मानना ये है कि पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए ना वो बहुत ही आसान सा, जिससे आपको लगे हाँ यार ठीक चल रहा है, ठीक है। सो जो है देखो सॉल्यूशन आपको दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब है ये, देखो जब भी कभी रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात हो तो उसके कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपको गिवन है ये देखिए मोलर मतलब मोल्स पर लीटर। सो रिएक्शन आपको क्या गिवन है ये देखिए, ये सब गैस हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर है तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस डेल N2 बाई डेल टी माइनस 1/3 डेल H2 बाई डेल टी 1/2 डेल अमोनिया बाई डेल टी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। पहले बताओ बात समझ में आई। सबसे पहले क्वेश्चन है डेल अमोनिया और डेल टी दी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर पर सेकेंड। पहला आंसर आ गया, कितना आ गया भाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर पर सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बाद और पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 का मतलब माइनस डेल H2 बाई डेल टी। सो यहां देखो, ये अगर इनको बराबर कर दें देखो, तो यहां से माइनस डेल H2 बाई डेल टी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये देखिए ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। चेक कर लो भाई, क्लियर है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब आगे समझिए अगला क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ disappearance of H2 in the following
reaction is 1.2 into 10 की पावर माइनस 2 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड, then the rate of appearance of ammonia in gram per liter per second and rate of reaction is. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मेंस में। देखिए समझिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझिएगा भाई, अगर आपको कभी भी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ग्राम में दिया है, किसमें दिया है? ग्राम में। तो देखो होगा क्या, सपोज N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, ये रिएक्शन आपको गिवन है। माइनस डेल N2 बाई डेल टी इक्वल टू माइनस 1/3 डेल H2 बाई डेल टी, 1/2 डेल अमोनिया बाई डेल टी, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। एंड इट इज नॉट वैलिड इन ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। यहां हम कहेंगे इट इज नॉट वैलिड फॉर ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। समझो, यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी आपको अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ग्राम में दिया हो, सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट करो। यानी आपको गिवन है माइनस डेल H2 बाई डेल टी, 3 से मतलब नहीं है, ध्यान रखना, 1.2 इसको आप क्या करो, मोलर का मतलब मोल पर लीटर हो गया भाई। ग्राम को मोलिकुलर वेट H2 से डिवाइड किए तो ये आ गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब ये जो रिलेशन है ये मोल्स में वैलिड है, तो यहां से देखो कि माइनस 1/3 डेल H2 बाई डेल टी का वैल्यू 1/2 डेल अमोनिया बाई डेल टी गिवन है, तो यहां से डेल अमोनिया बाई डेल टी का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2/3 इंटू माइनस डेल H2 बाई डेल टी। ये देखिए डेल H2 बाई डेल टी ये दिया है, तो 2/3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर पर सेकेंड। ये देखिए, तो यहां से देख लीजिएगा, तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन मोलर पर सेकेंड में नहीं पूछा था, क्वेश्चन आपसे पूछा था ग्राम पर लीटर में। तो अगर मोलर पर सेकेंड आ गया तो इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 17 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। ये देखो 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू डेल अमोनिया बाई डेल टी। रेट ऑफ रिएक्शन तो यहीं से आ जाएगा क्या भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन भी कभी भी ग्राम में नहीं होगा, ध्यान रखना, हमेशा मोल्स में होगा। तो 1/3 डेल H2 बाई डेल टी या 1/2 डेल अमोनिया बाई डेल टी, यहां से क्या करो, यहां से जो मोल्स पर लीटर में निकाले हो ना, तो 1/2, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। देख लीजिए, पहले कहानी क्लियर हुई। कभी भी किसी का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ग्राम में दिया हो, उसको मोल में कन्वर्ट करो, फिर बराबर करो। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जो है रेट ऑफ हेट्रोजीनियस प्रोसेस की बात करें, क्या होता है देखो, रेट ऑफ हेट्रोजीनियस प्रोसेस, ये आपके लिए नया होगा। रेट ऑफ हेट्रोजीनियस प्रोसेस क्या होता है? देखो पहले बताओ, कोई भी सॉलिड होता है,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इक्वल टू व्हाट? जल्दी बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे 1 होता है, आपको 1 पढ़ाया गया होगा, बट 1 होता नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। क्लियर? ध्यान रखना। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बताया गया था डिटेल में इसमें। सो क्वेश्चन ये आया, इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट। ये गया 2NH3 गैस CO2 गैस में। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको गिवन है, टू लीटर। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इफ द रेट ऑफ appearance of ammonia is 4 into 10 की पावर -2 मोलर पर सेकेंड। देखिए, कैपिटल एम का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, मोलर पर सेकेंड। देन द रेट ऑफ disappearance of solid is, solid मतलब ये। अब बात समझो, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो देखो ऐसे लग रहा है कि -del/del NH2 CONH4 del T इक्वल टू 1/2 del ammonia del T। अब देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत जल्दी आंसर आएगा और ए ऑप्शन दिया खट से टिक होगा और -1 अलॉट। सो अगर यहां करें तो 1/2, तो देखो 1/2 del ammonia del T आपको दिया 4 into 10 की पावर -2, तो यहां से आ जाएगा 2 into 10 की पावर -2 मोलर पर सेकेंड। और ये देखते ही गलत। अब बोले यार गलत क्यों? तो देखो एक बात समझो क्यों गलत है, ध्यान से। आपको बताया गया था कि ये जो सॉलिड अगर कभी आ जाए तो ये रिलेशन सॉलिड में वैलिड नहीं है, बताया गया था। होमोजीनियस के लिए वैलिड है। होता क्या एग्जैक्टली में? ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, समझिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। अच्छा, सॉलिड का कंसंट्रेशन अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया गया? सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। समझ में आया? सॉलिड का कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट होता है, अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है तो चेंज इन कंसंट्रेशन सॉलिड का क्या हो जाएगा? 0। जल्दी बोलो, चेंज इन कंसंट्रेशन सॉलिड क्या हो गया? 0। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, अगर ये 0 हो गया तो क्या ये नॉन जीरो के बराबर कर सकते हो? कभी निपट गई फाइल। देख लो, अगर आपने 0 को नॉन जीरो के बराबर कर दिया तो हो गया काम, तो नोबेल प्राइज मिलेगा। यानी ये जो हमने किया है ये गड़बड़ है। अब सही क्या है? ये रिलेशन आप लगा सकते हो, लेकिन तब लगा सकते हो जब ये चेंज इन कंसंट्रेशन ना हो के चेंज इन मोल्स हो जाए। क्यों? रिएक्शन में मोल्स तो चेंज हो रहे हैं ना भाई। तो ध्यान सुनो, यहां पे जो आपको डेल अमोनिया बाई डेल टी दिया है, ये दिया था आपको 4 into 10 की पावर -2 मोलर पर सेकेंड। क्या भाई? 4 into 10 की पावर -2 मोलर पर सेकेंड। सो इसमें जो है, अगर अपन बात करें कि यार इसमें क्या होगा, तो इसको आप ऐसे कर दो, ध्यान सुनना।
4 इंटू 10⁻⁻² इंटू, यहां मोलर का मतलब होता है मोलारिटी, मोल्स बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये मोल्स पर सेकेंड हो गया, देखो। और फिर ये रिलेशन लगा दो, यानी माइनस डेल NH2CONH4 बाई डेल टी का वैल्यू 1/2 डेल अमोनिया बाई डेल टी, और यहां से 2 से 2 से खत्म, 4 इंटू 10⁻⁻²। देखो बस यूनिट मोल्स पर सेकेंड, देखो यूनिट क्या आएगा, मोल्स पर सेकेंड। पहले बताओ समझ में आया। देखो कभी भी सॉलिड आए तो सॉलिड के लिए रेट ऑफ रिएक्शन मोल्स पर लीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, मोल्स पर सेकेंड में, ध्यान रखिएगा भाई, क्लियर। अब क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। एवरेज रेट का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, इसको डिनोट करते हैं हम इस तरह, ये देखो डेल टी इज अ टाइम इंटरवल, 5 से लेके 10 सेकेंड तक का बता देंगे। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे रेट बताइए, मतलब टाइम, देखो ये डेल ए बाई डेल टी था, और अगर इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाए, यानी टाइम गैप 0 हो जाए, तो क्या ये माइनस डी ए बाई डी टी आ जाता है। ये देखो ये है इंस्टेंटेनियस रेट, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या कहानी क्लियर हुई, देख लो। मान लीजिए इस पे क्वेश्चन बना दिया, थ्री ए से 2B रिएक्शन है, ठीक है भाई, कंसंट्रेशन ए का वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है ऐसे, और ये P पॉइंट, ये एंगल दिया है थीटा, करा है द रेट ऑफ रिएक्शन एट पॉइंट P इज क्लियर। A पार्ट tan थीटा, B पार्ट cot थीटा 1/3 tan थीटा, D नन। ऐसे ऑप्शन बना देगा, देखो सिंपल जेईई मेन का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें जो है आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है एट पॉइंट P, तो देखो एट पॉइंट P यानी ये इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। तो देखो एक बात समझो, यहां पे वैसे देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे तो लोग कहेंगे देखते ही tan थीटा cot थीटा, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन A से B रिएक्शन है, तो देखो यहां ये आएगा, ये देखो 3 कोफिशिएंट है ना भाई, तो -1/3 dA बाई dt होगा, क्लियर। अच्छा ये थीटा है तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। हम लोग जो dA बाई dt, जैसे अपन ये कहें कि A वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो dA बाई dt इक्वल टू क्या लिखोगे, tan थीटा, गणित पढ़ लो, dA बाई dy बाई dx tan थीटा, तो थीटा कौन होता है, थीटा 1 लिख देगा, ये वाला थीटा होता है, ध्यान रखना। तो यानी एक प्रकार से tan, ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये पाई 90 माइनस 90 प्लस थीटा, यानी कि पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये देखो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, भाई देख लेना, गड़बड़ मत करना, बेसिक गणित है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, टोटल मिला के पाई, तो ये 90 प्लस थीटा यानी पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या आएगा
माइनस कॉट थीटा। चेक करो, ये समझ में आता है? ये आना चाहिए, देखो नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? पाई बाई 2 प्लस थीटा ना, तो इसका मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, देख लो यार, टेन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर? तो टेन थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा -1/3 dA बाई डी टी, यानी dA बाई डी टी माइनस कॉट थीटा, तो ये हो गया 1/3 कॉट थीटा। ये देखो, जो कि आंसर है ही नहीं, डी आंसर आएगा। देखो क्या भाई, बात समझ में आई? देख लो, कहानी क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक गणित के साथ। तो ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन की बात समझ में आई। ठीक है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? सो देखो, रिएक्शन जो होते हैं दो प्रकार की होती है बेटा। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये तो पता होगा, बेसिक है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है ओनली वन स्टेप रिएक्शन। ओनली वन स्टेप रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री एंड मोर देन वन स्टेप रिएक्शन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा, कोई रिएक्शन दिए, उसको देख के तुम्हारे को कहा जाए कि बताओ ये एलिमेंट्री रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो क्या आप बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी रिएक्शन एलिमेंट्री हो सकती है, कोई भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जब तक आपको उसकी मैकेनिज्म ना दी जाए आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, या तो याद हो कि हाँ ये एलिमेंट्री होती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये जो है आपका, इट इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। इट इज वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर? अब ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है तो होता क्या है, सिंपल ये बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन है ए से बी, ये हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, अगर आपको याद हो थोड़ा मोड़ा, ए से बी रिएक्शन है, तो ये बोलता है रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। क्या है बेटा? एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ ए। क्लियर? अगर मान लीजिए कभी ऐसे रिएक्शन हो जाए, मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट आ जाए, तो सिंपल इसका रूल होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। ये देखिए, क्लियर करो बेटा। अब ये हुआ कि यार ये एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास क्या है? देखो, पहली बात तो कुछ लोग बोलते हैं कि एक्टिव मास जो है कंसंट्रेशन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्टिव मास हमेशा कंसंट्रेशन हो। एग्जैक्टली में एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास जो होता है ये होता है आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन, ये होता है। देखिए, एक्टिव मास जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, कंसंट्रेशन हो, वो एक्टिविटी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड होता है। अच्छा, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है इसकी डिटेल आपको जो है, आप यूट्यूब में केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर पढ़ा होगा, बिगिनिंग में जिन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा उनको एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था कि भाई एक्टिव मास क्या है। जिन्होंने नहीं पता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर पर जाके देख लें, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है बेटा हमारे पास।
तो एक्टिविटी कोफिशिएंट, जनरली ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है इन आइडियल केस ये 1 होता है, एंड इन जनरल लेस देन 1 होता है, या लेस देन इक्वल टू कर लो, इसको भी कंसीडर कर लो। क्या क्लियर? यानी जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास वो हमेशा जो है लेस देन और इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी के बराबर होगा। इसको ध्यान रखिएगा। ये देखो क्लियर? तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक्टिव मास को 1 ही मानेंगे। जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो तब तक हम 1 मानेंगे, और क्वेश्चन में दिया होगा तो जो दिया होगा वो रख देंगे। देख लो कहानी क्लियर है? तो एग्जैक्टली में क्या होगा कि जो एक्टिव मास है इसको हम मोलर कंसंट्रेशन ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट का वैल्यू 1 है। यानी जब रिएक्शन ए से बी हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू ए, और के कहते हैं रेट कांस्टेंट। ये देखिए के क्या है? रेट कांस्टेंट। ये जो के है रेट कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट पे। ध्यान रखिएगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट पे। ये टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट पे डिपेंड करेगा तो बाकी ठीक है। सरफेस अगर कहा जाए रेट किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, कैटालिस्ट पे, ए के कंसंट्रेशन पे। लेकिन के का वैल्यू ए के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। आपने बोला कि ए का वैल्यू कंसंट्रेशन बढ़ा दो, के चेंज हो जाएगा? नहीं। बोले कि कैटालिस्ट के सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया ही मेन प्रॉपर्टी है कैटालिस्ट की। ठीक है भाई? ओके। अगर मान लीजिए ए प्लस बी से सी रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो आ जाएगा के ए बी। अगर रिएक्शन 3a से b हो तो याद करो तुम लोग पढ़े होगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है के ए की पावर 3। पढ़े थे ना? कैसे आया पता है? 3a को क्या लिख दो? a प्लस ए प्लस ए। तो 3 रिएक्टेंट हो गए, और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो क्या a इंटू ए करिएगा तो a की पावर 3 इसलिए आता है। देख लीजिए। क्लियर? देखिए रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, अभी पिछले साल जेईई में क्वेश्चन आया था इससे। रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं? तो देखिए जैसे ये देखिए 2a प्लस बी से 3c, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है इसका मतलब क्या है? दोनों साइड जा रही है, फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है। एलिमेंट्री मानेंगे, जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं है हम एलिमेंट्री ही मानेंगे। सो RF का वैल्यू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखिएगा? KF का मतलब रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, A का पावर 2 B का पावर 1। बोलो भाई क्लियर? एंड RB का वैल्यू जो आएगा ये आएगा KB C की पावर 3। देखो जब इसमें इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम RF का वैल्यू RB के बराबर होगा। एट इक्विलिब्रियम RF का वैल्यू RB के बराबर होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि बिफोर द इक्विलिब्रियम, बिफोर द इक्विलिब्रियम पता क्या होगा? जो R नेट होगा, यानी बिफोर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जा रही होगी नेट या बैकवर्ड, तो जो R नेट होगा वो होगा RF माइनस RB का मैग्नीट्यूड। क्योंकि हमें नहीं पता है कि नेट फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बिगिनिंग में हमने AB लिया था कि C लिया था।
अच्छा, अब होता क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे बताता है, क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखो क्वेश्चन ये आएगा कि भैया ऐसा है 2a + b से 3c रिएक्शन है, होमोजीनियस है सब ना, ये है आपका KF, ये है KB, क्लियर। कहेगा फाइंड द रेट ऑफ disappearance of C in terms of KF and KB। ये देखो, फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C in terms of KF and KB। अब देखो, अगर आपसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C, तो सोचो कि जब ये C को डिसअपियर होना है, यानी C को घटना है, तो रिएक्शन बाबू फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, खुद ही सोचो। अगर C को घटना है तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी, खुद सोचो भाई। C को घटना है तो क्या C यहां आएगा, इसका मतलब अगर C यहां आएगा तो देखो ध्यान से एक लाइन में, क्या आर नेट का वैल्यू, चेक करो भाई, आरबी यानी बैकवर्ड का रेट ज्यादा होगा तभी तो C घटेगा, यानी आरबी माइनस आरएफ हो जाएगा आर नेट। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि रिएक्शन बैकवर्ड होगी कि फॉरवर्ड होगी, और पता चल जाएगा। क्या भाई बात समझ में आ रही? यानी आर नेट का वैल्यू आरबी माइनस आरएफ होगा, तो आरबी का वैल्यू ये लिखे थे ये, यानी KB CQ माइनस KF A² B, ये हो गया आर नेट। पहले बताओ समझ में आया? लेकिन हमारे को आर नेट थोड़ी ना पूछा था, हमारे से पूछा था C का डिसअपियरेंस का रेट बताइए। तो जो आर नेट आया ना, उसको C के टर्म में लिख दो। अगर इस रिएक्शन का रेट C के टर्म में लिखते तो कैसे लिखते थे? -1/3 dC/dt। याद करो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहां से dC/dt का वैल्यू 3 टाइम्स KB CQ KF A² B। चेक कर लो भाई, कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछिए। देखिए क्लियर है, समझ में आया? यानी जो भी आपसे डिसअपियरेंस अपीयरेंस पूछा लिख लो, फिर जिसका पूछा उसके टर्म में रेट लिख लो, बराबर करो, आंसर आया। देख लीजिए अगला, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 2a + b से 3c है और 2c से d है, K1 K2 K3। करा फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। ये एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है जिसमें दो रिएक्शन, दो से ज्यादा दी हो। देखो पहली रिएक्शन रिवर्सिबल है, दूसरी इरिवर्सिबल है। आपको पूछा है अपीयरेंस, क्या पूछा है? अपीयरेंस। तो अपीयरेंस कब होगा? जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तब C बनेगा। यानी डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, क्या आर नेट का वैल्यू होगा RF माइनस RB, और इसको लिख देंगे 1/3 dC/dt, dC1/dt कर दीजिए, मतलब पहली रिएक्शन का। सो dC1/dC/dt 1 से आएगा RF माइनस RB K1 A² B माइनस K2 CQ। पहले बताओ समझ में आया? इंटू 3। क्लियर है? दूसरी रिएक्शन क्या हो रहा है? फॉरवर्ड जा रही है, तो यानी C डिसअपियर हो रहा है, तो माइनस dC/dt। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो,
हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। टी सेकेंड 1/2 कर देंगे, इक्वल टू लिख दीजिएगा K3C²। देख लीजिए, क्लियर। अगर ऐसे आ गया तो यहां से आप क्या करिए, dc/dt 2 लिख दीजिए, यह आ जाएगा -2 K3C²। चेक करो क्या किए, चेक करो, ये माइनस को हम इधर कर दिए, माइनस को इधर कर दिए तो ये बना लिए। अच्छा होता क्या, आपसे अपीयरेंस पूछा है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो हर रिएक्शन से अपीयरेंस निकाल लो। अच्छा बोले को तो रिवर्सिबल, कोई दिक्कत नहीं, उसका माइनस उधर कर दो। तो रेट ऑफ अपीयरेंस 1 से निकालो, 2 से निकालो, और dc/dt जो नेट होगा दिस इज इक्वल टू ये लो, यानी एक प्रकार से जो पहला निकाले उसमें दूसरे को ऐड कर दो। वैसे कायदे से क्या होना चाहिए कि जितना बना पहले से, और क्योंकि दूसरे से घट रहा था तो माइनस करना चाहिए। एग्जैक्टली हमने माइनस ही किया है, देखो आप, ये माइनस ही तो हो रहा है। बट समझने के लिए कि आपको ज्यादा झंझट ना हो, अपीयरेंस पूछा है तो सबका अपीयरेंस निकालो, ऐड करो। डिसअपीयरेंस पूछा है, सबका डिसअपीयरेंस निकालो और ऐड करो। यानी देखो 3 टाइम्स K1A² माइनस K2C³, ठीक है, माइनस 2K3C²। ये आ गया आंसर। पहले बताओ समझ में आया? भाई समझ में आना चाहिए, देखो तभी मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई। देखो आप लोग लेक्चर देखते हो, आपको अच्छा भी लगता होगा, बुरा भी लगता होगा, आपकी चॉइस है भाई। अपन तो पूरी कोशिश करते हैं कि भाई आपको एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। लेकिन आप लोग जो है ना यूट्यूब में फ्री में लेक्चर देखते हो, लेकिन कमेंट नहीं लिखते, और ये तो गलत बात है बेटा। क्योंकि आप कम से कम अच्छा बुरा जो आपको लगे कि यार सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो आपको अपने ना लिखना पड़ेगा, तभी तो हमारे को समझ में आएगा कि आपको कैसा लग रहा है ना। इसलिए जो है जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, कसम दुर्गा माई की, सबको कमेंट लिखना है, ठीक है। कसम दुर्गा माई के सबको कमेंट लिखना है, नहीं रात को दुर्गा माई जो है ना आके कनपटिया देंगी आप लोगों को, ठीक है। चलो मजाक कर रहे थे, हाँ भाई। तो जो है आगे हम लोग बात करते हैं कि चलो भाई ये तो अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की बात हो गई। अब रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखो, रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक बात और कहनी थी, क्योंकि लॉकडाउन में मोशन परिवार ने आपका बहुत साथ दिया है। देखो आपको ये तो मानना पड़ेगा, जितने लोग इनरोल हुए हैं वो तो ठीक है, जो लोग भाई इनरोलमेंट जिन्होंने पैसा देके भी इनरोल किया ना, बहुत कम फीस है, तो वो भी ना के बराबर ही है। मतलब मोशन परिवार ने, बाकी लोग तो बहुत पैसे ले रहे हैं, ठीक है, मोशन परिवार ने आपका बहुत साथ दिया है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप कुछ किसी से सीखते हो, गुरु से कुछ सीखते हो, तो गुरु दक्षिणा तो भी बनती है बेटा। भाई देखो याद करो यार, एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के नाम पे अपना अंगूठा काट दिया था, ठीक है, जबकि उसको किसी ने सिखाया नहीं था, तो गुरु मान लिया था, अपन तो आपको सिखा रहे हैं। तो आपकी गुरु दक्षिणा क्या है? पैसा वैसा नहीं चाहिए अपने को, भगवान का दिया सब कुछ है, ठीक है। सो क्या करना है आपको रिकमेंड करना है बच्चों को। अगर आपको अच्छा लगा कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब बढ़िया पढ़ाते हैं, शानदार है, तो आपको मोशन में आने के लिए बच्चों को रिकमेंड करना है, और कि भाई बढ़िया पढ़ाते हैं। मतलब जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी रिकमेंड करिए, ऑफलाइन के लिए भाई लॉकडाउन आजीवन तो चलेगा नहीं, लॉकडाउन मैक्सिमम जुलाई तक चलेगा, तो 13 का जो बच्चा है वो तो कोटा आएगा ही। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा, देखो जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको यहाँ के जो टीचर पढ़ा रहे हैं, एनवी सर हो गए, मैं हो गया, एवी सर हो गए, जो पढ़ा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये लोग एक्चुअल में मेहनत करते हैं, एक्चुअल में इनके पास कंटेंट है, जो लेवल होना चाहिए वो है, तो आप बच्चों को रिकमेंड जरूर करें कि बेटा मोशन जो है बेस्ट इंस्टीट्यूट है। एक्चुअल में है भी, मोशन इज अ बेस्ट इंस्टीट्यूट। एक्चुअल में क्या होता है ना, लोग भेड़ चाल है, भीड़ जहां जा रही चलते जाओ चलते जाओ। एक्चुअल में जो सिलेक्शन का रेशियो है, कितना बच्चा आ रहा है और कितना सेलेक्ट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये होती है ना।
भाई टॉपर्स आ रहे हैं, वहां से टॉपर्स आ रहे हैं, यहां से टॉपर्स आ रहे हैं। टॉपर्स कैसे आते हैं सबको पता है, ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ झंझट नहीं है। आप जिस लेवल के हो, आप अगर मान लो 500 रैंक ला रहे थे तो मेरी गारंटी है मोशन आपकी 500 की 100 करके दिखाएगा, ये 100% गारंटी है। बट आप में कैलिबर होना चाहिए। रैंक के लिए तो बेटा खुद में कैलिबर भी होना चाहिए ना, ठीक है, मतलब ध्यान रखना आप। ओके, आप बात करते हैं रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब यहां लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड नहीं है, बिकॉज लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या भाई बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए 2a + b से c और d ऐसे लिख दिया जाए, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम के a की पावर 2 और b की पावर 1 ऐसे लिख देंगे। क्या भाई समझ में आया? लिख देंगे? अरे यार ऐसे लिख देंगे तो बेटा ये तो एलिमेंट्री हो गई ना। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो एलिमेंट्री हो गई, तो ये एलिमेंट्री है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, यहां x लिखते हैं और यहां y लिखते हैं। क्लियर? और इसको बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेट लॉ इक्वेशन। क्लियर? समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। इंपॉर्टेंट आता है इसमें भाई, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेता है कभी कभी। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सा तरीका है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समझिएगा। कह रहा है इट इज द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान सुनिएगा, इट इज द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, इट इज द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट which raised on the concentration of the reactant and product in rate law equation। अब बोले रिएक्टेंट में तो ठीक है, प्रोडक्ट कहां से आ गया? एक्चुअली में क्या होता है, जब आगे आप पढ़ोगे मैकेनिज्म में, तो कभी कभी मैकेनिज्म में ऐसे सेट करता है कि वो प्रोडक्ट भी रेट लॉ में इन्वॉल्व हो जाता है। जनरली तो आपने देखा होगा कि रिएक्टेंट का पावर ही रहता है, लेकिन कभी कभी प्रोडक्ट भी आ जाता है, तो सबके पावर का जो सम होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? The order of reaction is the sum of powers which raised on the concentration of the reactant and product in rate law equation is known as order of reaction। क्या भाई बात समझ में आई? नहीं है? पक्का? आया। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि it is the sum of powers which raised on the concentration of the reactant and product in rate law equation। रेट लॉ इक्वेशन जो आपको गिवन होगी, देख लो। अच्छा, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, मान लो अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो सिंपल एलिमेंट्री क्या होगी, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि अगर एलिमेंट्री है तो जब रेट लॉ लिखोगे तो क्या जो कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट का वही तो पावर जाता है एलिमेंट्री में, तो सीधे सम हो जाएगा। अच्छा एक बात और, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। Order of reaction is an experimental fact. This means order of reaction can be calculated experimentally, not directly। अगर आपको कोई रिएक्शन गिवन है और कोई रिएक्शन गिवन है और उसका आपने देखा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, नहीं बता सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही निकाली जाती है, डायरेक्टली आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। पहले बताओ, समझ में आया? क्लियर? यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज ए एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आया? आया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखो molecularity of the reaction। molecularity of the reaction। molecularity of the reaction, molecularity क्या होता है? रिएक्शन की molecularity क्या होता है? molecularity term is defined only for elementary reaction। ध्यान रखिएगा, molecularity of the reaction is defined only for elementary reaction। there is no significance of molecularity in case of complex reaction। complex reaction में molecularity का कोई significance नहीं है, केवल किसकी डिफाइन होती है?
एलिमेंट्री रिएक्शन की। अब ये हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी है क्या। अगर मॉलिक्यूलरिटी कहा जाए, मान लीजिए ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी बोलता है इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी एक और दो मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई। अगर मान लीजिए ऐसे रिएक्शन होता और लिखा होता कि ये भैया एलिमेंट्री है, लिखा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी क्या लिख देंगे? 3/2। लेकिन अब सोचो मॉलिक्यूलरिटी का डिफिनीशन क्या था? मॉलिक्यूलरिटी था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट, यानी इसका एक मॉलिक्यूल, इसका आधा मॉलिक्यूल। बी का कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट किया? आधा। अच्छा सोचो, आधा तो तब कर पाओगे, मिनिमम कंडीशन, किसी को आधा करने की मिनिमम कंडीशन क्या है? कि पूरा पता हो। अबे आधा कैसे करोगे यार? जब पूरा पता होगा तभी तो आधा करोगे। अबे मॉलिक्यूल, एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। इसका मतलब कभी भी आप एटम को, मॉलिक्यूल को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को आधा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूलरिटी 1 + 1/2 = 3/2 लिख दी है, ये सरासर गलत है। बोलो, समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। देख लो, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्यों ऐसा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आधे नहीं हो सकते ना, मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी निगेटिव नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। यानी ये जो a + 1/2 v लिखा C एलिमेंट्री, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो रिएक्शन ही गलत है। तो इस तरह के रिएक्शन का तरीका क्या होता है कि कभी भी फ्रैक्शन में आए उसके फ्रैक्शन हटा दो। फ्रैक्शन हटाओगे 2 से मल्टीप्लाई किए, और ये रिएक्शन है एक्चुअल, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी। पहले बताओ समझ में आया? देख लो, क्लियर? और समझो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन molecularity is equal to order of the reaction। देखो, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होंगे? सेम, क्योंकि दोनों ही सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। यानी मॉलिक्यूलरिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी इज द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। क्योंकि एलिमेंट्री है, बस फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है तो पहले आप उसका फ्रैक्शन हटा दो, फिर मॉलिक्यूलरिटी की बात करो। क्लियर है भाई? ठीक है। अब एक बात समझिए, क्या यहां तक बात क्लियर हो गई कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? एक बात और, मॉलिक्यूलरिटी जो है जनरली मॉलिक्यूलरिटी <= 3 होता है। जनरली मॉलिक्यूलरिटी जो है <= 3 होता है। ये भी जेईई मेन में क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, पूछा था कि ये मॉलिक्यूलरिटी <3 क्यों होता है। तो होता क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी की एक डिफिनीशन और होती है बेटा। Molecularity is the maximum number of molecules. Molecularity is the maximum number of molecules which can collide simultaneously in a single plane. Which can head-on collide. ऐसे समझो. It is the maximum number of molecules which can head-on collide in a single plane simultaneously. तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक प्लेन में एक साथ हेड-ऑन कोलाइड कर ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए आप सोचो, कुछ लोग सोच रहे होंगे 3 क्यों, 4 भी तो कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल यहां, एक मॉलिक्यूल यहां, एक मॉलिक्यूल यहां, एक मॉलिक्यूल यहां, सबको अगर भेज दिया जाए सेम स्पीड से, तो क्या आपको लगता है चारों एक साथ कोलाइड करेंगे? चेक करो, क्या आपको लगता है कि चारों मॉलिक्यूल एक? प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो
तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। साथ कोलाइड करेंगे? नहीं करेंगे, 3 ही करेंगे। इसलिए देखो, अगर ये देखोगे, ये और ये आपस में कभी कोलाइड नहीं करेंगे। चेक करके देख लेना 4 बॉल लेके। इसलिए मॉलिक्युलरिटी लेस देन इक्वल टू 3 होती है, यानी प्रोबेबिलिटी अटैक करने की बहुत कम है। अब देखो, अगर अपन और बात करें, सपोज क्वेश्चन की बात करें कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज k a की पावर हाफ b की पावर 3/2, then the correct statements about the reaction is A part. May be elementary, may be complex, must be elementary, must be complex. चेक करो, करा है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज के ए का पावर 1/3 बी का पावर 3/2, देन द करेक्ट रेट का मतलब समझ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन आपको ऐसे गिवन है, के ए की पावर हाफ बी की पावर 3/2। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ प्लस 3/2 2। अब बताइए क्या आंसर आएगा? मे बी एलिमेंट्री, मे बी कॉम्प्लेक्स, मस्ट बी एलिमेंट्री, मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार मे बी एलिमेंट्री। पहली बात तो देखो कि जितने लोग ए टिक करेंगे, केवल ए टिक करेंगे, उनका तुरंत गलत। केवल बी टिक किए, तुरंत गलत। क्यों भाई? अगर किसी डॉक्टर ने कहा कि मरीज बच सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि पक्का बचेगा। बच सकता है इसका मतलब मर भी सकता है। सो अगर आप करो मे बी एलिमेंट्री, अरे बाबू, अगर मे बी एलिमेंट्री यानी एलिमेंट्री हो सकती है, तो फिर कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकती है। इसका मतलब ये दोनों हमेशा एक साथ आएंगे। अंग्रेजी है, क्या है? अंग्रेजी। केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है बेटा इसमें। तो ये हमेशा एक साथ आएंगे, कभी भी अलग अलग नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब आया कि इनमें से 4 में से इनमें से कोई एक आएगा या इनमें से कोई एक, दोनों आएंगे, क्या आएगा? तो देखो ध्यान सुनो, ऑर्डर 2 है, फ्रैक्शन में नहीं है। मोलिकुलरिटी कितनी होगी? ऐसे सोचो, क्या होता है कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होती, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होती तो क्या उनका कोफिशिएंट ही ऑर्डर होता? लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर तो हाफ दिया है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 3/2 दिया है, तो भाई कोफिशिएंट हाफ थोड़ी ना रहा होगा। हाफ होता तो एलिमेंट्री नहीं होती। यानी जनरल ये आंसर है मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। पहले स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, कान खोल लीजिए अच्छे से। द रिएक्शन हैविंग इंडिविजुअल ऑर्डर, द रिएक्शन हैविंग इंडिविजुअल ऑर्डर। इंडिविजुअल ऑर्डर मतलब ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। जैसे एक्स वाई था तो एक्स को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। और एक्स प्लस वाई को क्या बोलते हैं? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो द रिएक्शन हैविंग इंडिविजुअल ऑर्डर और ओवरऑल ऑर्डर, जीरो, फ्रैक्शन, नेगेटिव, मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझ में आया? द रिएक्शन हैविंग इंडिविजुअल ऑर्डर, इंडिविजुअल ऑर्डर मतलब एक्स वाई का वैल्यू। द रिएक्शन हैविंग इंडिविजुअल ऑर्डर और ओवरऑल ऑर्डर, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कभी भी एलिमेंट्री हो ही नहीं सकती, इसलिए आंसर डी है। देख लीजिए, क्लियर? समझ में आया? क्लियर? अब आता है
सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सूडो ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें तो जैसे A प्लस वाटर से C है और लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये देखो, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हुआ है तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखिएगा, K A का पावर 1 वाटर का पावर। अब होता क्या है, वाटर के साथ खास बात है, वाटर कभी भी लेते हैं, आप याद कर लो, जहां जहां वाटर यूज करते हो सारा दिन, क्या आप कभी नाप के यूज करते हो ईमानदारी से? कुछ लोग कहते होंगे नहीं मैं तो 10 ml वाटर ही पीता हूं। अबे वाटर है भाई, वाटर नाप के थोड़ी ना पीता है कोई, 30 ml 60 ml, गजब करते हैं आप लोग, ठीक है? तो नाप के तो कुछ और पीते हैं बेटा। तो यहां से क्या होगा कि ए वाटर, यानी कभी भी वाटर आएगा, वाटर हमेशा एक्सेस में होगा, हमेशा वाटर क्या होगा, हमेशा एक्सेस में होगा। अगर वाटर एक्सेस में होगा तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया ना, क्यों? अगर 1 मोल है और इसका 100 मोल है तो मैक्सिमम रिएक्शन होगी तो इसका 99 बचेगा, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो वाटर को कभी भी, अगर ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट एक साथ ना लेके ऐसे लिख देते, वेयर K डैश इक्वल टू K वाटर। ये देखो क्लियर? तो ये हो गया, इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देखो क्लियर, इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मान लीजिए A प्लस 2B से C है और ये एक्सेस में है, अच्छा एक्सेस का मतलब ध्यान रखना, एक्सेस का मतलब मोल वाला एक्सेस नहीं है कि थोड़ा सा बच गया तो एक्सेस। एक्सेस का मतलब है कि जो खत्म होने के लिए चाहिए उससे 10 से 15 टाइम्स, 10 to 15 टाइम्स होना चाहिए। जैसे ये 2B है, जैसे ये 10 है तो ये 5 खत्म होगा, तो ये 10, अगर मान लो अपने 10 लिया तो ये 50 लेना पड़ेगा मिनिमम, तब जाके हम एक्सेस मानते हैं। तो अगर ऐसा है और एलिमेंट्री रिएक्शन, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखिएगा, K A B की पावर 2। क्लियर? अच्छा ये एक्सेस में है, एक्सेस का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा K डैश B स्क्वायर। दिस इज सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये देखो, ये देखिए, दिस इज सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर सेम। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर सेम, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी सेम होती हैं, बट ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो A प्लस वाटर गिव्स B, यहां ऑर्डर की बात की है तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब 1 आया, लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी की बात की गई वो तो 2 ही रहेगी। क्यों? मॉलिक्युलरिटी एक्सेस में लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल तो उतने ही रिएक्ट करेंगे ना जो कोफिशिएंट है, बाकी बचे रहेंगे, रिएक्ट करने वाले थोड़ी ना बदलेंगे। तो आप किसी को भी एक्सेस में ले लोगे, उससे ऑर्डर चेंज हो जाता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी चेंज नहीं होती। देख लो, क्या भाई समझ में आया? क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर A से B है, क्लियर, अगर ये A से B रिएक्शन है
तो t इक्वल टू 0 पर अगर ये a नॉट है, ये 0 है, t इक्वल टू टी पे आप a नॉट माइनस एक्स से x लिखिएगा। तो यहां आप देखिएगा कि माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ये देखो इक्वल टू क्या लिखते थे, के ए की पावर 0। क्यों? ऑर्डर 0 है, तो ये k का वैल्यू आएगा। तो इन दोनों को अगर मिला दें तो देखो इंटीग्रेट कर देंगे तो x इक्वल टू के टी आ जाएगा, x इक्वल टू के टी। इट इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, रट लेना है। इट इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, x इक्वल टू के टी, वेयर x इज द कंसंट्रेशन ऑफ B। अब बात जरा समझिए। और एक बात बताएं आपको, जब से एनटीए स्टार्ट हुआ ना, तो ये इसमें जो है आजकल कोफिशिएंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जब से ये एनटीए स्टार्ट हुआ ना, इसमें कोफिशिएंट पे फोकस ज़्यादा है इसका। देखो अगर इसका रेट कांस्टेंट के आर है, क्लियर, जीरो ऑर्डर ये भाई, तो टी इक्वल टू 0 पर ए नॉट 0, टी इक्वल टू टी पे आप लिखिएगा ए नॉट माइनस 3x से 2x, ये देखो। तो यहाँ लिखेंगे -1/3 डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी बी बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी ऑफ डी टी, बी की जगह 2x, क्या ये dx बाई डी टी आएगा, और इसकी वैल्यू के आर ए की पावर 0। चेक करो, चेक करो जल्दी से। तो यहां से आप देखो dx बाई डी टी इक्वल टू के आर, के आर का मतलब रेट कांस्टेंट। तो यहां से x का वैल्यू आएगा, इंटीग्रेट कर दिए 0 से t तक, 0 से x तक, x इक्वल टू के आर टी। लेकिन यहां x b का कंसंट्रेशन नहीं है, यहां पे जो b का कंसंट्रेशन है वो 2x है, यानी 2 के आर टी होगा। ध्यान रखना भाई, गड़बड़ मत करना। क्लियर है? समझ में आया? देख लीजिए। सो यहां पे अगर यहां पे जनरलाइज कर दें कि N1A से अगर N2B रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर, ठीक है, सो A नॉट माइनस N1x, तो यहां N2x लिखेंगे। देखो रेट कांस्टेंट KR है, तो x का वैल्यू हमेशा KR इंटू टी ही होगा, ये देखो, देख लो। और जो B का कंसंट्रेशन होगा वो आएगा N2 KR टी, कहेंगे N2x है ना, तो ये आ गया। देखो क्या समझ में आया? देख लो, कहानी क्लियर? अच्छा, इससे क्या होता है, कभी कभी ऑर्डर का आइडिया लगाना है अगर, तो यूनिट दिया होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर n लिख दें। nth ऑर्डर हो गया ना, ऑर्डर nth हो गया। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन के टर्म में मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड जरूरी नहीं है, पर टाइम हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर्स हो सकता है। के इसको लिखेंगे मोल्स पर लीटर की पावर n। तो यहां से यूनिट ऑफ के का वैल्यू आएगा मोल्स पर लीटर का पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। सेकेंड होगा तो सेकेंड इनवर्स, मिनट होगा मिनट इनवर्स। इससे क्या होगा कि के यूनिट से आइडिया लग जाएगा। मान लो n का वैल्यू 0 है, जीरो ऑर्डर, तो देखो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया? देख लो, जैसे क्वेश्चन आया कि भाई A से B रिएक्शन है और K का वैल्यू दिया है 0.01,
ये देखो, कैपिटल एम का मतलब मोल्स पर लीटर। तो बताओ क्या अब इसमें ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं भाई, के का यूनिट दे दिया ना, मतलब ऑर्डर क्लियर हो गया कि इसका ऑर्डर जो होगा वो जीरो ऑर्डर होगा। टी इक्वल टू जीरो पर इसका वैल्यू दिया है 0.1 मोलर। क्लियर? ठीक है, कह रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड एंड t इक्वल टू 15 सेकेंड। चेक करो, मतलब b का कंसंट्रेशन फाइंड करना है 5 सेकेंड और 15 सेकेंड पे। देखिए क्या होता है, आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले कि जीरो ऑर्डर के लिए आपको क्या यूज करना है, x इक्वल टू के टी। एक्स ही बी का कंसंट्रेशन होगा क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। तो यहां k का वैल्यू दिया है 0.01 और t की जगह जब 5 रखिएगा तो यह जाएगा 0.05 मोलर। ठीक है, ये है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। अब जब t इक्वल टू 15 सेकेंड अपन ने कहा, सो x का वैल्यू 0.01 इंटू 15, ये आ गया 0.15। आंसर आ गया। आंसर आ तो गया लेकिन गलत है। क्यों गलत है? देखो, ए से बी रिएक्शन हो रही है, ए का कितना मोल है 0.1, तो मैक्सिमम कितना भी बन सकता है, 0.1 ही तो मैक्सिमम बन सकता है। देखो, यानी बी मैक्सिमम जो बन सकता है वो 0.1 बन सकता है। अगर बी मैक्स 0.1 बन सकता है तो ये 0.15 कहां से आ गया? यानी सबसे जीरो ऑर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो ऑर्डर में सबसे पहला काम होता है बी मैक्स निकालना। जब एक बार आप बी मैक्स निकाल लेते हो और अगर वैल्यू उससे ज्यादा आ रही है तो फिर वही आंसर होगा, और वैल्यू उससे कम आ रही है तो फिर वो हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? इसका मतलब कि जो आप 15 सेकंड बोल रहे हो ना, उसके पहले ही रिएक्शन खत्म हो गई होगी, तभी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 15 सेकेंड बी का कंसंट्रेशन 0.1 आएगा। 0.15 जो दिया है गलत होगा। ये देखो, पहले बताओ समझ में आया? देख लीजिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, बी मैक्स निकालना और बी मैक्स से कंपेयर कर लेना। क्लियर? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ होता है ऐसा टाइम जिसमें आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी द टाइम एट विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो देखो, x इक्वल टू के टी, ये आपके पास है फॉर्मूला। अच्छा, x का वैल्यू जब a0/2 हो जाएगा तो k ये t हाफ हो जाएगा। तो t हाफ का वैल्यू होता है जीरो ऑर्डर के लिए ये। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन t हाफ ये है, यानी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप देखेंगे कि जो t हाफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 होता है। ये देखो, यानी अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करोगे तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा। देखो क्या भाई, बात समझ में आ गई? तो ये t हाफ है जीरो। अगर मान लीजिए रिएक्शन ऐसा होता, ध्यान रखना भाई, गड़बड़ मत करना, n1a से n2b होता ना kr, तो इसका t हाफ होता a0/2 और n1 इंटू k। ये देखो, क्योंकि यहां पे जो k है ना वो हमेशा k इफेक्टिव होता है, और k इफेक्टिव क्या होता है? n1 इंटू के आर। n1 क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ a। b से कोई लेना देना नहीं, b के कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना भाई। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 कभी कोफिशिएंट आ जाए तो इस तरह कर देंगे। अगर जीरो ऑर्डर का ग्राफ समझे जाए तो देखो,
एक्स वर्सेस टाइम स्लोप के, क्यों एक्स इक्वल टू के टी ना होता है। अगर ए वर्सेस टाइम, पहले समझ लो ए क्या है। ए का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू टी। कुछ बुकों में इसी ए को सी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ए और सी सेम है। सो जो है ए का वैल्यू क्या लिखिएगा, ए नॉट माइनस एक्स, तो ए का वैल्यू ए नॉट माइनस के टी, ये लो। तो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन हो गया, ये आएगा, स्लोप होगा माइनस के। रेट वर्सेस टाइम, क्यों, रेट इक्वल टू के ए की पावर 0, दिस इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट ही तो रहेगा। सेम है, dx बाई dt भी तो रेट ही है। टी हाफ वर्सेस ए नॉट, टी हाफ इक्वल टू क्या बताए थे, ए नॉट बाई 2k, स्ट्रेट लाइन आएगी, देखो स्लोप आएगा, ये देखो, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ग्राफ दिए हैं, कौन सा ग्राफ 0 ऑर्डर का होगा, कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का होगा, तो अपन ग्राफ से भी आइडिया लगा लेंगे, देख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे ए से बी है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका सीधा आपको फॉर्मूला लिखते हैं, टी इक्वल टू 0 पे ए नॉट है, टी इक्वल टू टी पे ए नॉट माइनस एक्स है, और ए को ही हम लोग ए नॉट माइनस एक्स बोलते हैं, ठीक है। सो इससे के का वैल्यू आता है 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स। अब बेटा क्या है ना, इसको डेरिवेशन करने का टाइम नहीं है, बताने को तो बता सकता था, लेकिन अब क्या टाइम की थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी कवर करनी है और डेरिवेशन कोई पूछेगा भी नहीं। बस फर्स्ट, जैसे 0 ऑर्डर का एक्स इक्वल टू के टी थे ना, तो फर्स्ट ऑर्डर का जनरल फार्मूला आप याद रखो, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए नॉट माइनस एक्स को ए लिखते हो, फाइनल कंसंट्रेशन है, टी टाइम है, के रेट कांस्टेंट है। क्लियर, ये समझ में आ गया, क्लियर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लो। अगर अपन इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ, तो देखो यहां अगर हम देखें t की जगह t हाफ रख दें, तो 2.303 बाई के लॉग ए नॉट। अच्छा, ए नॉट x क्या था, जो आधा डिकम्पोज कर जाए, तो x की जगह ए नॉट बाई 2 रखिएगा, तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, तो यहां ए नॉट बाई 2 आएगा, तो यहां से 2.303 बाई के लॉग 2 आएगा। इसी को आप ln2 भी लिख सकते हैं, ln2 बाई के, ध्यान रखना। अब log 2 का वैल्यू 0.3010 रखिएगा, तो t हाफ का वैल्यू 2.303 बाई के 0.3010 रखिएगा, तो t हाफ का वैल्यू आएगा, ये देखिए, रटना है, याद रखना है। खास बात कि जो हाफ लाइफ है, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हाफ लाइफ उतनी ही रहती है हमेशा। क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है, देख लीजिए। यहां तक बात समझ में आ गई भाई, कहानी क्लियर हुई। अब देखो, अगर हमने कहा कि यार हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, यानी अगर हम ये बात करें कि कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर एन हाफ लाइफ्स, देखो एक का कंसंट्रेशन एन हाफ लाइफ के बाद, अग से देखो कि भाई बिगिनिंग में कंसंट्रेशन था ए नॉट,
जब इसमें टाइम टी हाफ का लगा तो ए नॉट बाई टू हो गया। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था तो ए नॉट बाई टू हो गया, टाइम लगा टी हाफ। अब यहां से लेके ए नॉट बाई फोर, क्या ए नॉट बाई टू से ए नॉट बाई फोर, ये भी आधा ही हुआ। अच्छा आपको बताया गया था कि इनिशियल कंसंट्रेशन से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें भी टाइम क्या टी हाफ ही लगेगा। देखो अगर यहां से ए नॉट बाई टू की पावर थ्री हो गया तब भी टी हाफ लगेगा। चलते 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 ये ए नॉट बाई टू की पावर एन आएगा। देखो एक हाफ लाइफ में ए नॉट बाई टू का पावर वन, दो हाफ लाइफ में ए नॉट बाई टू का पावर टू, तीन हाफ लाइफ में ए नॉट बाई टू का पावर थ्री, तो एन हाफ लाइफ में ए नॉट बाई टू का पावर एन। यानी सीधा फॉर्मूला ए इक्वल टू, ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखिए क्लियर, ठीक। अच्छा इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा, टी, टोटल टाइम टी इक्वल टू एन इंटू टी हाफ। देखो टोटल टाइम कितना लगा, एन इंटू टी हाफ। पहले बताओ समझ में आया? एक तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गए, दो याद रखना। दूसरा एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, के टी का वैल्यू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स पढ़ा था। इसी को आप लिख सकते हो ln ए नॉट बाई ए, यही तो ए है। देखो तो e की पावर के टी को लिख सकते हैं ए नॉट बाई ए, तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा। ए इक्वल टू ए नॉट यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। देख लो इसमें एक टर्म आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि एक मोल से कितना डिसोसिएट हुआ। सो अगर हम ये देखें कि a इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी है, तो यहां पे a को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए क्लियर। तो यहां से बोलो तो क्या यहां से x बाई ए नॉट का वैल्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी आएगा, और यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। चेक करो ऐसा क्यों? क्योंकि ए नॉट से x निकला, तो अगर जब ए नॉट से x निकला तो एक से कितना निकलेगा, x बाई ए नॉट, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। देख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का, इट इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? अगर ऐसे रिएक्शन लिखी हो कि यार, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 3 के आर टी। ध्यान रखना, क्योंकि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो है 1 माइनस ई की पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी, और के इफेक्टिव क्या होगा 3 इंटू के आर। कॉफिशिएंट का यूज आएगा तो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो ठीक है। एक तो ये, दूसरा अगर टी हाफ लिखोगे तो 0.693 बाई के की जगह पे क्या होगा के इफेक्टिव, यानी कि इस क्वेश्चन में ये देखो, देख लो भाई, गड़बड़ मत करना। टी हाफ, क्योंकि आप लोगों ने जो टी हाफ पढ़ा है ना उसमें कोफिशिएंट था ही नहीं, इसलिए हमेशा होता है 0.693 बाई टी हाफ। अगर आप 0.693 बाई के एक्चुअली कोफिशिएंट लगा देते हैं तो दिक्कत आ जाता है। अगर के इफेक्टिव दिया है तो आप के इफेक्टिव से डिवाइड कर दीजिए, 3 के आर ही के इफेक्टिव है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
समझ में आया? तो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले क्लियर हुए। अब इसमें एक दो क्वेश्चन देखो, बता देते हैं कैसे करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, टी हाफ का मतलब तो आपको हमने बता दिया कि टी हाफ का मतलब है ऐसा टाइम जिसमें ये आधा डिकम्पोज होता है। कभी कभी ऐसे आ जाता है T3/4, कोई दिक्कत नहीं। T3/4 का मतलब है ऐसा टाइम जिसमें 3/4 पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अच्छा एक बात और समझिए, जो हमने बोला ये तभी तक है जब क्वेश्चन में लिखा हो। अगर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिख देता है कि T3/4 का मतलब है कि T3/4 पार्ट बच गया। जब 3/4 पार्ट बच गया तो 1/4 डिकम्पोज करेगा। अगर कभी मतलब नहीं लिखा तो मतलब इसका होता है डिकम्पोज हुआ। अगर क्वेश्चन में मतलब लिखा है तो जो लिखा है वही सही है, ठीक है। तो ये T3/4 आ गया। जब से मान लो क्वेश्चन आया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन T हाफ and T3/4 for 0 and first order reaction। क्या x इक्वल टू KT फर्स्ट जीरो ऑर्डर? जब T हाफ था तो x की जगह क्या लिखते थे, A0/2, याद करो। तो यहां क्या आता था, K इंटू टी हाफ पहली। और जब T3/4 टाइम लिखोगे, यहां लिखोगे आप K T3/4। 3/4 का मतलब 3/4 पार्ट डिकम्पोज हुआ। अच्छा जो डिकम्पोज हुआ तो वही x था, तो यहां लिखिएगा 3A0/4। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा, चेक कर लो भाई। तो यहां से आ जाएगा, आपको इधर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2/3 इक्वल टू T12/T3/4। तो यहां से T3/4 का वैल्यू आएगा 3/2 टाइम्स टी हाफ। ये देखो, देखो अब आया फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में देखो, जैसे A0 से A0/2 A0/4, तो इसमें टाइम कितना लगता है बेटा, टी हाफ। इसमें टाइम कितना लगा, टी हाफ। ये वाला पूरा टाइम कौन सा है, ये देखो, ये है T3/4। क्यों? क्योंकि T3/4 ऐसा टाइम था जिसमें 3A0/4 डिकम्पोज हो गया, A0/4 बचा। देखो वही तो बच रहा है। तो सीधा आ गया कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पता कैसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, लो कहानी समझ में आई? क्लियर करो भाई, ठीक है। देखो फाइन, ऐसे लिखो, ए से बी रिएक्शन है, टी हाफ का वैल्यू दिया है 10 मिनट, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। करा फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू 50 मिनट। ये देखो करा 50 मिनट पे ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो अगर 50 मिनट पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है तो देखो होगा क्या, T इक्वल टू होता है n इंटू टी हाफ। तो T का वैल्यू दिया 50, n टी हाफ का वैल्यू 10, n का वैल्यू 5 आया। यानी ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ये 5 हाफ लाइफ के बाद पूछा है। तो 5 हाफ लाइफ की बात की करें अगर, तो क्या जो ए बचा होगा, चेक करो। अच्छा ये ए जो है इसको आप लिख सकते हो A0 माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा A0/32। देखो तो यहां से A0 1 माइनस 1/32 इक्वल टू एक्स। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है x/A0। तो यहां से आ जाएगा 31/32। अगर परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज डिसोसिएटेड,
तो ये आ जाएगा 100 इंटू 31/32। समझ में आया? देख लीजिए, क्लियर? ठीक है बेटा, इसके बाद की बात जो है अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, काफ़ी पढ़ लिए, देखते हैं ख़त्म होता है कि नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा।